हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता नैनवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 के फर्स्ट यूनिट के सेकंड टॉपिक मुदालियर आयोग के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हम अगेन जान लें कि इस टॉपिक के अंदर हम किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा आयोग का परिचय, जिसमें हम जो बेसिक चीजें हैं आयोग के बारे में, चाहे उनके अध्यक्ष का नाम हो, उसके गठन की तिथि हो, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की बात हो या उसके मेंबर्स की बात हो, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगी तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में दोष। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जब हमारा आयोग का गठन हुआ था तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आवश्यकताएं थी, तो क्या समस्याएं हमारी तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में रही थी, उसके आधार पर ही इस आयोग के उद्देश्य निर्धारित करके इसका गठन किया गया। तो क्या उस समय जो शिक्षा व्यवस्था में दोष थे उन्हें हम जानेंगे। उसके बाद आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य क्या थे, वही जो हमारे शिक्षा व्यवस्था के दोष हैं कहीं ना कहीं वही आपके किसी भी आयोग के गठन का जो उद्देश्य है उसका कार्य करते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सिफारिशें हैं, यानी कि आयोग ने जो शैक्षिक समस्याओं के विश्लेषण के बाद किस तरह के सुझाव केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए उसके बारे में हम जानेंगे और उन्हें भी हम इन 5 पॉइंट्स के अंदर समझेंगे। जैसे कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसका पुनर्गठन की हम बात करेंगे, यानी कि उसका जो संगठन है वो किस प्रकार का होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा का। उसके अलावा किन भाषाओं का अध्ययन उसमें किया जाना चाहिए, क्या मतलब ये आयोग के अनुसार क्या उसने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखी, और उनके अनुसार पाठ्यक्रम के विषय क्या होने चाहिए, अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा से संबंधित जो शर्तें होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और प्रशासन एवं वित्त संबंधित सुझाव जो आयोग ने दिए थे उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी रहती है हमेशा, QIP यानी कि क्वेश्चन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम सीरीज हमारी रहेगी, जिसमें हम इस आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यह स्टार्ट करते हैं। अब देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन अब आवश्यकता किस चीज की थी, देश के राष्ट्रीय विकास एवं प्रगति की, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया वो माना गया शिक्षा को। अब जो भी देश में शैक्षिक समस्याएं उस समय पर व्याप्त थी उसके समाधान खोजने के लिए कई सारे आयोगों का और समितियों का गठन किया गया। तो इसी क्रम में जो हमने सबसे पहला आयोग शिक्षा से संबंधित डिस्कस किया था वो लास्ट सेशन में किया था, जो था राधाकृष्णन आयोग, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित आयोग था। वैसे तो जो उसने रिकमेंडेशन दी थी या जो उसने जो विश्लेषण किया था समस्याओं का वो थोड़ा बहुत माध्यमिक शिक्षा से संबंधित भी किया था, लेकिन जो उसका मेन फोकस था वो उच्च शिक्षा से संबंधित था, इसीलिए उसका नाम भी जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पड़ा। उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं थी उनके समाधान खोजने के लिए और उस पर सुझाव अपने प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था 1948 में ही, जिसका नाम था ताराचंद समिति। इसको हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो ताराचंद समिति है वो भी आपकी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समिति है, लेकिन अगर हम आयोग की बात करेंगे तो जो हमारा पहला माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग था वो आपका था मुदालियर आयोग, और जो ताराचंद समिति थी इससे पहले आ गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। लेकिन जो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें जो सुझाव दिए गए थे वो अपने आप में पूर्ण नहीं थे और संतोषजनक भी नहीं थे, तो इसलिए जो है इस समिति की जो भी रिपोर्ट थी उसको उतना कंसिडर नहीं किया गया। तो उसके बाद जो कल हमने एक बॉडी डिस्कस की थी CABE, कैब जिसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये जो बॉडी थी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसने क्या किया, इसने 1951 में केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और उसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में समस्याओं का पता लगाए, उसका विश्लेषण करे और उससे संबंधित जो सुझाव हैं वो केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे। तो इसके बाद थोड़ा सा हम आयोग को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जो जैसे हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में देखा जो उसके अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पर जो आयोग का नाम था वो राधाकृष्णन आयोग पड़ा था। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा आयोग के भी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, तो उन्हीं के नाम पर जो इस आयोग का नाम पड़ा है वो मुदालियर आयोग पड़ा है। तो
दूसरी चीज ये, जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जैसा कि जो भी कोई समिति या जो आयोग बनाए जाते हैं उनमें जो भी मेंबर्स होते हैं, स्पेशली जो उनके अध्यक्ष रहेंगे वो उसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो उस वक्त जो ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ये मद्रास जो विश्वविद्यालय है वहां के कुलपति थे। और इसी तरह जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। तो उनके नाम पर ही जो है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम राधाकृष्णन आयोग पड़ा था। और यहाँ पर हमारा जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसी का दूसरा नाम क्या है, मुदालियर आयोग। अब इनके अध्यक्ष को हम डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। उसके अलावा जो इसके गठन की तारीख है वो है 23 सितंबर 1952। ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है या फिर मुदालियर आयोग है, इसका गठन कब किया गया था। तो आप कहेंगे 23 सितंबर 1952 को इस आयोग का गठन किया गया था। और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 29 अगस्त 1953 को की थी। ठीक है, तो जो गठन का आपका तारीख है वो रहेगी 23 सितंबर 1952 और रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की जो डेट है आपकी 29 अगस्त 1953। तो ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही जो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ये इसने लगभग 244 पेजेस में 14 टॉपिक्स के ऊपर दी थी। ठीक है, जैसे उसमें हमने डिस्कस किया था कि 747 पेजेस में जो 15 उसके अध्याय थे उसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऐसे ही मुदालियर आयोग की अगर हम बात करें तो 244 पेजेस और 14 टॉपिक्स पे इसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी केंद्र सरकार के समक्ष। उसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी हैं यहाँ पर, डॉक्टर KL रुमाली, श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर KG सैयदन, जॉन क्राइस्ट, केनेथ रस विलियम्स और डॉक्टर MT व्यास इसके कुछ मेंबर्स थे। तो हो सकता है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है कि जैसे जो श्रीमती हंसा मेहता थी या डॉक्टर KL रुमाली थे, ये कौन से आयोग के सदस्य थे। ठीक है, तो आपका उत्तर उस वक्त क्या रहेगा, मुदालियर आयोग रहेगा। तो ये तो हमारा एक बेसिक इंट्रो हो गया मुदालियर आयोग के बारे में। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो है हमारा तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है उसके दोष। अब अगर हम तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा में दोषों की बात करें तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जब हमने राधाकृष्णन आयोग को पढ़ा था तो हमने जाना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी वहां पर हमारी क्या क्या कमियां थी। हमने देखा कि उससे पहले जो अंग्रेजी शासन था उसके अंतर्गत जो देशों में जो हमारे देश में शिक्षा दी जाती थी वो अंग्रेजी भाषा में दी जाती थी। तो इस प्रकार से जो भारतीय भाषाएं थी उनको जो है वैल्यू कम मिलती थी। उसके अलावा अलग अलग आधारों पर हमने शैक्षिक असमानताएं देश में देखी, जैसे कि हम उच्च जाति वर्ग निम्न जाति वर्ग की बात करें या स्त्री पुरुष में जो भेद रहता था शिक्षा के संबंध में उसकी बात करें, ग्रामीण शहरी स्तर पर जो शिक्षा में डिफरेंसेस रहते थे, उसके अलावा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो एजुकेशन में डिफरेंसेस रहते थे, वो सारी कमियां हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त थी। और अगर हम साक्षरता दर को भी हमने देखा था कि मात्र 14% जो थी भारत की साक्षरता दर थी, और उसके अलावा जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर पर केवल 5% छात्र शिक्षित थे, यानी कि जो आप देखेंगे 20 में से केवल एक छात्र जो है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा ग्रहण कर पाता था। यहाँ पर हम माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसकी डेटा को अगर हमने देखा था 11 में से केवल एक, यानी कि 10% से भी जो कम छात्र हैं वो माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण कर पाते थे। तो ये तो हमारी जो समस्याएं थी शिक्षा से संबंधित, हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिए। उसके अलावा एक और चीज थी कि तकनीकी, वैज्ञानिक और जो व्यावसायिक ज्ञान है या उनसे रिलेटेड जो शिक्षा है वो भी हमारे देश में कोई उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी विद्यालयों में। अब हम जो आयोग ने यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित दोषों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था कि क्या क्या कमियां हमारी शिक्षा व्यवस्था में हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जो पहली बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा पद्धति है वो पुस्तकों पर आधारित है, यानी कि जो छात्रों को ज्ञान दिया जा रहा है वो पुस्तकीय ज्ञान दिया जा रहा है, वो आपका व्यवहारिक नहीं है। उसके अलावा शिक्षक विद्यार्थी अंतःक्रिया नहीं, यानी कि जो टीचर स्टूडेंट रिलेशन था वो बिल्कुल वन वे था, वहां पर उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं था कि टीचर ने कुछ पढ़ाया उसमें बच्चों का रोल हो वो टीचर से आकर विचार विमर्श करे। ठीक है, क्लास में एक जो डिस्कशन वाला जो एक रहता है वो उस समय पर नहीं था, वहां पर एक व्याख्यान विधि के तरीके से शिक्षा दी जाती थी।
तो जो तीसरा पॉइंट है वो है मूल्यांकन करना कठिन। अब क्योंकि जो देश की शिक्षा व्यवस्था है वो ही इसी प्रकार की है कि उसमें ज्ञान वन वे दिया जा रहा है, एक तरफा दिया जा रहा है, और सामने से वो कितना ग्रहण कर रहा है उसका आधार क्या है, सिर्फ एक परीक्षा को बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि उचित प्रकार से इस प्रकार मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हम जो पेन पेपर से जो कॉपी में लिखते हैं वो हमारे नॉलेज को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो वो मूल्यांकन का एक सही तरीका नहीं था। इसके अलावा एक पक्षीय शिक्षा जो हमने ऊपर के पॉइंट डिस्कस किए, जैसे हमने पुस्तकीय ज्ञान की बात करी या जो स्टूडेंट टीचर रिलेशन है उनके बीच में इंटरैक्शन का जो लैक था उसकी बात करी, तो उससे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था थी वो एक पक्षीय थी, और उसमें जो स्टूडेंट का सेल्फ इंटरेस्ट है, जो उसके स्किल्स हैं, उस पर कोई फोकस नहीं था। सबको एक सा ज्ञान परोस दिया जाता था, और मतलब एक शिक्षक की जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसकी रुचि के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए इसका कोई भी प्रावधान नहीं था। दूसरा, व्यवहारिक विषय शामिल नहीं। जो हमारे जो डेली लाइफ के जो चीजें होती है उससे रिलेटेड जो हमारा ज्ञान है या उससे शिक्षा है उसको हम व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि जो लड़कियां जो घर पे कार्य करती है, चाहे वो कताई बुनाई से संबंधित हो या फिर जो दूसरे कार्य होते हैं, मतलब जो भी आपके डेली लाइफ से कनेक्टेड जो भी चीजें होती हैं, जो उससे रिलेटेड जो एजुकेशन होती है वो आपकी व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। जैसे कृषि हो गया, तकनीकी हो गया, और उसके अलावा खेती से संबंधित जितना भी ज्ञान हो गया, खाद और जो भी बुवाई इत्यादि, मतलब जो भी आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो आपके व्यवहारिक विषयों में आएंगी। उसके अलावा जो वहां पर शिक्षा का माध्यम था वो अंग्रेजी माध्यम था। अब हम सबसे ज्यादा किस भाषा को समझ सकते हैं? जो हमारी अपनी खुद की भाषा है, जो हमारी लोक भाषा है, जो हमारे देश की भाषा है। लेकिन उस वक्त जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो केवल अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम में ही प्रदान की जाती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा में जो है आपको एजुकेशन दी जाती थी, और इस प्रकार से ये हमारी एक शिक्षा ग्रहण करने में कह सकते हैं कि कुछ हद तक बाधक थी। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, उनको अपनी खुद की भाषा में ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि वो चीजों को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि हमें वही समझ में आता है जो हमारी खुद की भाषा में दिया जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों की ज्यादा संख्या, जैसे कि आज की डेट में तो जो आरटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है उसको फिक्स कर दिया गया है। जैसे कि प्राइमरी लेवल की बात करें तो 30:1 हमारा प्राइमरी लेवल पर जो स्टूडेंट टीचर रेशियो रहता है वो 30:1 है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा अपर प्राइमरी की अगर हम बात करें तो इस पे जो रेशियो है वो 35:1 है, यानी कि एक टीचर पर जो छात्र संख्या है वो 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उस समय पर जो है शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। पूरी भीड़ बैठी हुई है, स्टूडेंट ज्यादा है, तो एक टीचर का जो है सब पे इक्वली ध्यान नहीं जा सकता, ठीक है। तो विद्यार्थियों की ज्यादा संख्या होने के कारण भी जो शिक्षा थी वो सही रूप में छात्रों तक नहीं पहुंच पाती थी। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। जैसे आज की डेट में हम ऐसी ऐसी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, चाहे वो आगमन निगमन हो, चाहे वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड्स हो, ह्यूरिस्टिक मेथड्स हो, मतलब ऐसी ऐसी जो मेथड्स हैं उनका यूज किया जा रहा है जिससे जो ज्ञान है वो छात्र तक पहुंचे, इस बात को हम निश्चित कर सके, ठीक है। तो लेकिन उस समय जो शिक्षण विधियां थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि आपको बस ज्ञान दे देना है, बच्चे को वो ज्ञान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं, मतलब लेना देना है, लेकिन जो विधियां हैं वो इस प्रकार की हैं कि वो सही प्रकार से उस चीज को मतलब वो ये सुनिश्चित नहीं कर रही है कि छात्र उसके द्वारा जो ज्ञान है उसको सीख पा रहा है या नहीं पा रहा है, ठीक है। तो शिक्षण विधियां वहां पर उस समय पर जो है दोषपूर्ण थी। पाठ्यक्रम का बोझिल व नीरस होना। अब पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाता था, जैसे हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया कि एक पक्षीय शिक्षा में हमने कहा था कि एक तरफा शिक्षा थी, वन वे प्रोसेस था, और जो स्टूडेंट को क्या मिल रहा है, क्या वो चाहता है, क्या उसकी रुचि है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम बनाया गया था वो सबके लिए एक सा पाठ्यक्रम था, और वो मतलब ना व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित था और ना ही वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे बेस्ड था, तो वो काफी बोझिल और नीरस था, ठीक है। तो ये तो हमारी कुछ माध्यमिक शिक्षा से संबंधित दोष हो गए जो आयोग ने हमारे समक्ष रखे थे। उसके बाद क्योंकि जो
दोष होते हैं उसी के आधार पर उन पर सुधार लाने के लिए, उनसे संबंधित सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आयोग को गठित किया गया था। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे इस आयोग की नियुक्ति के लिए। तो वो कुछ इस तरीके के हैं, जो भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति है उसका अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना, यानी कि उसको हाईलाइट करना और मतलब पूरा उसको डिटेल एक जो है रिपोर्ट प्रेजेंट करना। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु, यानी कि माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के क्या उद्देश्य रहेंगे, किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा का विद्यालयों का संगठन होगा और उसकी विषय वस्तु क्या रहेगी। विभिन्न प्रकार के जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनका पारस्परिक संबंध, यानी कि जो देश में, क्योंकि जैसे हमने विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में जब हमने समझा तो वहां पर भी हमने जाना कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर जो शिक्षा है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके की दी जा रही है, यानी कि उनमें एक रूपता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है उनके जो अलग अलग माध्यमिक विद्यालय हैं उनके पारस्परिक संबंध की बात यहाँ पर कही गई थी, उससे संबंधित उद्देश्य यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में, यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि माध्यमिक शिक्षा को किस तरीके से हम बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं, वो हम आने वाले उसमें समझेंगे कि क्या क्या सुझाव दिए थे उन समस्याओं से संबंधित। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की उसमें उन्होंने शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए थे। जैसे उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की बात की थी, इसके अलावा उन्होंने जो शिक्षा का माध्यम रहेगा, भाषा माध्यम रहेगा, उसके बारे में बात की थी, पाठ्यक्रम की बात की गई थी। इसके अलावा परीक्षाओं एवं मूल्यांकन की और अध्यापकों की जो सेवा शर्तें हैं उसके बारे में उन्होंने अपने सुझाव केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए थे। तो उसमें जो पहला हमारा पक्ष है, जो माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें, बातें जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी अपनी रिपोर्ट में, उसको एक नजर हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा होगी वो 7 वर्ष की होगी और इसे ग्रहण करने से पहले जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो 5 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि 5 वर्ष की शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही जो छात्र होंगे वो माध्यमिक शिक्षा में अपना पंजीकरण कराएंगे। अब माध्यमिक शिक्षा को भी इन्होंने 2 वर्गों में बांटा। उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 7 वर्ष की होनी चाहिए और ये 7 वर्ष का भी विभाजन जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में किया जाएगा, जिसमें से जो जूनियर वर्ग है वो 3 वर्ष की शिक्षा काल रहेगा और जो सीनियर वर्ग का शिक्षा काल है वो 4 वर्ष का रहेगा। यानी कि जो आज हम जूनियर वर्ग की बात करते हैं जिसमें हम 6, 7, 8 कक्षा पढ़ते हैं वो हमारे जूनियर वर्ग का पार्ट होगी। इसके अलावा जो 9th, 10th, 11th और 12th है ये आपकी सीनियर वर्ग की शिक्षा का पार्ट होगी। तो ये हम आयोग ने सुझाव प्रस्तुत किया था। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरमीडिएट कक्षाएं हैं, यानी कि जो कक्षा 11 एवं 12 हैं, उसमें से जो 11वीं कक्षा है उसे हाई स्कूल से जोड़ा जाए और जो 12वीं कक्षा है उसको स्नातक से जोड़ दिया जाए, ये बात इन्होंने कही थी। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि जो स्नातक है, स्नातक का पाठ्यक्रम आपका 3 वर्ष का होना चाहिए और स्नातक में प्रवेश से पूर्व विद्यार्थियों के लिए एक पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का इसमें निर्माण किया जाना चाहिए और 1 साल की एजुकेशन के बाद जब स्टूडेंट 1 साल की प्री जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ये ग्रहण करेंगे उसके बाद जो है वो स्नातक के पाठ्यक्रम में एनरोल होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो कक्षा 11 पास जो छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए व्यावसायिक एवं प्राविधिक संस्थानों में उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाए, यानी कि कक्षा 11 के बाद जो छात्र हैं वो व्यावसायिक और प्राविधिक संस्थानों में जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकेंगे। इसके अलावा जो आयोग की सिफारिशें थी उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो ग्रामीण विद्यालय हैं उसमें कृषि शिक्षा, उद्यान शिक्षा, पशुपालन और जो छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी ग्रामीण विद्यालयों में की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पॉलिटेक्निक व टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। उसके अलावा आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव या सुझाव भी जो है आयोग ने सरकार के समक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि ऐसे आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए जिसमें दिन के समय भोजन की व्यवस्था भी छात्रों के लिए हो। उसके अलावा जो योग्य छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी यहाँ की जानी चाहिए। इसके बाद नेत्रहीन और मूकबधिर जो व्यक्ति हैं उनके लिए शिक्षा के लिए अलग से प्रबंध किया जाना चाहिए, विद्यालय खोले जाने चाहिए। और उद्योगों पर कर, उन्होंने कहा कि उद्योगों पर एक कर लगेगा जिसे हम कहेंगे उद्योग शिक्षा कर,
जिसे टेक्निकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यय किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उद्योगों पर कर लगा एक उद्योग शिक्षा कर जिसे टेक्निकल एजुकेशन पे खर्च किया जाए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए एक अलग से गृह विज्ञान, जो गृह विज्ञान है उसके अध्ययन की भी व्यवस्था की जाए। और जो यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि बालक बालिकाओं में ऐसे डिफरेंस के आधार पर ये नहीं किया जा रहा है, बस जो है क्योंकि जो व्यावसायिक शिक्षा की हमने शुरू में भी बात की थी, व्यवहारिक शिक्षा की हमने बात की थी, तो जो व्यवहारिक शिक्षा में ही हमारा ये विषय उससे थोड़ा संबंधित है, तो उन्होंने कहा था कि बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की अध्ययन के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अब अगर हम भाषा के अध्ययन के लिए जो आयोग ने सुझाव दिए उस पर नजर डालें तो उन्होंने क्या कहा था कि जो भाषा, जो शिक्षा दी जाएगी वो किस भाषा में दी जाए, उसका आधार ये 5 भाषाएं रहेंगी। या तो शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए या प्रादेशिक भाषा में दी जानी चाहिए। मातृभाषा अगर किसी प्रदेश में लागू नहीं हो रही है तो उस केस में प्रादेशिक भाषा में शिक्षा को दिया जाएगा। उसके अलावा संघीय भाषा यानी कि जो सेंटर की जो लैंग्वेज है उसकी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। शास्त्रीय शिक्षा भी इसका भाग होना चाहिए। शास्त्रीय शिक्षा में जैसे कि हमारा संस्कृत है, अरबी, फारसी, लैटिन, ये सारी भाषाएं आपकी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा को भी, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को भी इन्होंने महत्व दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है, इसलिए इसका भी स्थान इन्होंने यहां पर रखा था। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा का जो मीडियम रहेगा वो मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होगी, यानी कि जो भी जिस स्टेट की प्रादेशिक भाषा है उसमें जो है शिक्षा दी जाएगी। जो पहला जो पक्ष रहेगा वो मातृभाषा रहेगा, लेकिन अगर मातृभाषा में किसी प्रदेश में मातृभाषा जो हमारी देश की हिंदी है, अगर वहां पर हिंदी नहीं चलती है तो आप प्रादेशिक भाषा में शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अलावा उन्होंने हिंदी की महत्ता को देखते हुए जो है इसको एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में रखे जाने के लिए कहा था। संस्कृत को उचित महत्व देने की इन्होंने बात की थी, क्योंकि संस्कृत जो है हमारे जो देश में सांस्कृतिक महत्व, बहुत ज्यादा सांस्कृतिक महत्व रखती है, तो इसको उन्होंने उचित स्थान देने की बात की थी। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी को भी अनिवार्य विषय के रूप में अपने पाठ्यक्रम में रखे जाने की बात कही थी। अब इसके बाद जो अगला पक्ष है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा होगा पाठ्यक्रम से संबंधित। तो जो आयोग ने सरकार के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे उसमें जो अगला पक्ष था वो था पाठ्यक्रम के विषय में। तो पाठ्यक्रम के विषय की बात करें तो उन्होंने 2 पक्षों की बात की, एक कहा मिडिल व जूनियर हाई स्कूल और दूसरी इन्होंने बात की उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषय, यानी कि जो हमारा जूनियर वर्ग था और इसको हम कह सकते हैं जो हमारा सीनियर वर्ग था, उन दोनों में किस किस तरीके के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो उन्होंने मिडिल व जूनियर हाई स्कूल के लिए कहा कि इसमें भाषा यानी कि ये मातृभाषा हो सकती है, प्रादेशिक भाषा की बात हो सकती है, और सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला व संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा, तो ये सारे विषय जो हैं वो मिडिल व जूनियर हाई स्कूल के कक्षाओं में लागू होने चाहिए। इसके बाद उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा में विषय की बात की थी उसमें उन्होंने कहा कि भाषाएं, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हस्तशिल्प की शिक्षा इन कक्षाओं में दी जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे मानव विज्ञान, विज्ञान, प्राविधिक शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, कृषि शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा, इन सब की शिक्षा जो है इन 4 विषयों के अंतर्गत दी जाएगी। अब जो अगला पक्ष था जिस पर सुझाव आयोग ने अपने प्रस्तुत किए थे वो था अध्यापकों की नियुक्ति का। तो इसके विषय में उन्होंने कहा कि जो अध्यापकों की नियुक्ति है वो एक ही पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि किसी अगर कोई मिनिस्टर या कुछ भी है वो किसी को भी मनचाहे तरीके से हायर कर ले एज अ टीचर, तो उसके लिए एक प्रकार की यानी कि यूनिफॉर्म जो है एक सिस्टम रहेगा जो सभी के लिए लागू होगा, उसके द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरा इन्होंने कहा कि समान योग्यता व समान कार्य के लिए शिक्षकों को एक सा वेतन दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक ही लेवल पर 2 टीचर काम कर रहे हैं तो एक की सैलरी आपकी कम रखी गई है और दूसरे की ज्यादा रखी गई है, तो एक से कार्य के लिए एक ही वेतन दिया जाएगा। तीसरी जो इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि जो शिक्षकों की ट्यूशन प्रथा है उसे समाप्त करना चाहिए, यानी कि जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षक कार्यरत होंगे वो अपना निजी रूप से ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये 3 बातें जो है अध्यापकों की नियुक्ति के रिगार्डिंग की गई थी इनके रिकमेंडेशंस में।
अगला जो पक्ष था, इन्होंने परीक्षाओं एवं मूल्यांकन संबंधी भी सुझाव जो केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए थे, उसमें इन्होंने कहा था कि जो छात्रों का समय समय पर जो अभिलेख दिए जाते हैं उसके आधार पर और जो विद्यालय में उनका रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर ही जो है आपका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और जो अंतिम मूल्यांकन होगा इसमें आपके आंतरिक परीक्षाएं और जो उनका विद्यालय अभिलेख होंगे उन दोनों को देखकर ही जो है इसका अंतिम इसका रिजल्ट जो है आपका छात्रों का बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझावों की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक राज्य में एक प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जैसे कि हमारा सेंटर पे क्या काम करता है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब, जिसको हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, तो उसी की तरीके से राज्यों में भी जो है प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। उसके अलावा जिन जिन राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं है उन राज्यों में, उन प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो शिक्षा निदेशक है, जो हर राज्य का शिक्षा निदेशक होगा, वो क्या करेगा, वो शिक्षा मंत्री को राज्य से संबंधित शिक्षा के बारे में सलाह प्रस्तुत करेगा उनके समक्ष। ठीक है, तो ये हमारे पक्ष थे जिनसे संबंधित सिफारिशें जो हैं वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी। तो इस तरीके से जो हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंदर के जो सब टॉपिक्स थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इन सब पे बेस कुछ क्वेश्चंस को हम लेते हुए चलेंगे। तो हमारी QIP सीरीज में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 23 सितंबर 1952 को। तो यहां पर हम डेट मेंशन कर लेते हैं, 23 सितंबर 1952 को इस आयोग का गठन किया गया था। और अगर प्रश्न आता है कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत की, तो वो डेट होगी 29 अगस्त 1953। तो आयोग का गठन 1952 में और जो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण था वो 11 महीने बाद 1953 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो हमारा अभी हमने आयोग पढ़ा, आज मुदालियर आयोग पढ़ा, जो कि इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे, जिनके नाम पर ही इस आयोग का नाम मुदालियर आयोग भी है। तीसरे प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत का माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग कौन सा है। ये यहां पर प्रश्न होगा, संबंधित पहला आयोग कौन सा है, क्योंकि शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा से संबंधित एक आयोग आगे भी बनेगा, अभी कोठारी आयोग आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो होगा, पहला आयोग का प्रश्न होगा कि पहला आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कौन सा था। तो वो हमारा कौन सा था, मुदालियर आयोग, जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि जो आयोग है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, उसी के संबंध में जो है समस्याओं का विश्लेषण करने और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो जो मुदालियर आयोग है इसका दूसरा नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए। हमने समझा था जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने से पहले जो प्राइमरी एजुकेशन कितने साल की होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए, ऐसा सुझाव आयोग ने दिया था। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि होगी वो 7 वर्ष की होगी, जिसमें से 3 वर्ष जूनियर वर्ग होगा और जो 4 वर्ष की शिक्षा होगी वो सीनियर वर्ग वाली शिक्षा होगी, जिसमें यहाँ पर 6, 7, 8 की कक्षाएं और यहाँ पर 9, 10, 11 और 12 की कक्षाएं रहेंगी। अगला प्रश्न है, आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। तो इन्होंने बात की थी जो माध्यमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में, या फिर अगर मातृभाषा किसी प्रदेश में नहीं चलती है तो वहां पर प्रादेशिक भाषा में माध्यमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद आयोग ने प्रांतों में किस बोर्ड के गठन का सुझाव दिया था। तो अभी हमने जो इसके सुझाव में डिस्कस किया था प्रशासन एवं वित्त संबंधी पक्ष में कि प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हर प्रांत में की जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जैसे सेंटर पे एक बॉडी काम करती है CABE कैप, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, उसकी तर्ज पे ही प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हर प्रांत में की जानी चाहिए। तो हमारा प्रश्न है,
आयोग ने प्रांतों में किस बोर्ड के गठन का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर होगा प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन का सुझाव इस आयोग ने दिया था। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेत्रहीन व मूक बधिर व्यक्तियों के लिए विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो इसका हमारा उत्तर स्पष्ट है, मुदालियर आयोग को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो मुदालियर आयोग ही वो आयोग था जिसने नेत्रहीन और मूक बधिर व्यक्तियों के लिए सेपरेट जो है स्कूल्स खोले जाने की यहाँ पर रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को दी थी। तो इसी के साथ हमारा सेशन पूरा होता है। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।